हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमलेश और कामिनी दोनों ही एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। एक दिन काफी बारिश हो रही थी और उसी समय ऑफिस की छुट्टी भी हो गई थी। ऑफिस के बाहर खड़ी कामिनी ने सामने से जाते एक ऑटो को आवाज लगाकर रोका, तो ऑटो में पहले से ही कमलेश बैठा हुआ था। ये देखकर कामिनी बोलती है, ओह माफ करना, मैंने देखा ही नहीं कि पहले से कोई बैठा है ऑटो में, नहीं तो मैं आवाज ही नहीं देती। कोई बात नहीं, वैसे ऑटो में एक साइड की सीट खाली पड़ी है और बारिश भी बहुत हो रही है, अगर आप चाहें तो बैठ सकती हैं। कामिनी कमलेश के साथ ऑटो शेयर करती है, साथ ही उसी बीच दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। इस दिन के बाद से दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। दोनों अब रोज साथ में ऑफिस आते और देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे। फिर एक दिन कमलेश कामिनी को कॉफी पर बाहर ले जाकर बोलता है, कामिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी तो मैं कर लूं, लेकिन अगर शादी के बाद मेरे सारे सपने पूरे किए जाए तो? अरे तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि अब से मेरे भी हैं और उन्हें मैं जरूर पूरा करूँगा। कमलेश के इतना कहने पर दोनों घर जाकर अपने घर वालों से बात करके उन्हें मना लेते हैं और दोनों परिवार मिलकर रिश्ता भी पक्का कर देते हैं, जिसके बाद अब दोनों ही अपनी शादी की खुशी में खोए रहते हैं। एक दिन घर में बैठी कामिनी अपनी शादी का ख्वाब देखते देखते उसी में खो सी जाती है, जहां वो देखती है कि वो और कमलेश शादी की शॉपिंग करने के लिए गए हैं, जहां कमलेश उसको तरह तरह के ड्रेसेस दिखा रहा था। और शादी के बाद कमलेश और वो मिलकर बाइक पर चिपक कर साथ ऑफिस जाते हैं और कमलेश घर के कामों में भी उसका हाथ बटाता। इन ख्वाबों में खोई कामिनी को उसकी मासी की लड़की पूजा बाहर निकालते हुए बोलती है, ओहो, तो मैडम ख्वाबों में खोई हुई है यहाँ। और एक हम है जो इनकी शादी की खबर सुनते ही सुबह की पहली फ्लाइट से चले आए और इनको देखो कोई होश ही नहीं है। जागो मोहन प्यारी। अचानक ही कामिनी अपने ख्वाबों से बाहर आकर पूजा को सामने देखकर बोलती है, अरे पूजा, तुम कब आई? कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, कहाँ से पता चलेगा, पहले सपनों की दुनिया से बाहर तो आओ, तभी तो पता चलेगा ना। क्या यार तुम भी, वो तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी और तुम क्या मेरी टांग खींचने में लगी हो? तो और क्या करूँ, अब मेरी बारी आ गई। मेरी शादी पर तुमने भी बहुत खिंचाई की थी ना मेरी, याद भी है तुम्हें कुछ या भूल गई? ऐसे ही दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं कमलेश का भी दूसरी तरफ यही हाल था। हॉल में खड़ी उसकी माँ बिमला जोर जोर से उसे आवाजें लगाती है, लेकिन अपनी माँ की आवाज से बेसुध कमलेश भी ख्वाबों में खोया था, जहाँ वो देखता है कि कामिनी और कमलेश की शादी हो गई है। और कमलेश शादी के कुछ दिन बाद जब सुबह जॉब पर जाने लगा तो कामिनी उसको टिफिन और वॉलेट देते हुए बाय बोलती है और फिर वो घर का सारा काम भी कर लेती है और साथ ही शाम को उसके आने पर उसको बड़े प्यार से चाय नाश्ता देती है और रात का खाना भी अकेले ही बनाती है, जिस कारण कमलेश और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। इतने में ही ख्वाबों में खोए कमलेश को उसकी माँ विमला जगाते हुए उसके कमरे में आकर बोलती है, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? वो माँ, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, माफ करना, ध्यान नहीं था मेरा। अरे बेटा, तुम अभी से कहाँ खोए हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, बहू ने अभी से कोई जादू टोना कर रखा है क्या तुम पर? अरे माँ, आप भी ना क्या क्या सोचती रहती हो, बहू के आने से आपका प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। और हाँ माँ, कामिनी तो मुझसे ज्यादा आपका ही ख्याल रखेगी, देख लेना। हट पागल, आने तो दो पहले उसे, फिर देखते हैं वो क्या करेगी। इस तरह कमलेश और कामिनी दोनों को ही शादी की बहुत खुशी थी। इसी बीच उनकी शादी का समय भी आ गया और बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह बिमला अपने बहू बेटे को आवाज लगाकर बोलती है, अरे बच्चों, कहाँ हो तुम, जाग गए कि नहीं? रसोई में बिमला की बात का जवाब देते हुए कामिनी बोलती है, मैं तो रसोई में हूँ माँ जी, और वो नहाने गए हैं। बिमला रसोई में आकर देखती है तो कामिनी ने सारा खाना बना लिया था। ये देखकर वो बोलती है,
अरे वाह बहू, तुमने तो सारा खाना बना लिया, वो भी इतनी जल्दी। वो क्या है ना माँ जी कि मुझे भी ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैंने सुबह का सारा काम कर लिया। क्या कहा तुमने? तुम्हें भी ऑफिस जाना है? मतलब क्या है तुम्हारा? हमारे घर की महिलाएं काम नहीं करती, वो तो बस घर और बच्चों को ही संभालती है। अब तुम्हें भी यही करना है। लेकिन इस बारे में तो मैंने कमलेश से पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि शादी के बाद भी मैं जॉब कर सकती हूँ। बहू के काम पर जाने की बात सुनकर विमला गुस्से में तिलमिलाई हुई कमलेश को बुलाती है, जिस पर वो विमला के सामने आकर बोलता है। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी? क्या हो गया? अरे तुम मुझसे क्यों पूछता है, इससे ही पूछना, ये क्या कह रही है। मैं बताती हूँ। मैंने माँ जी से कहा कि मेरे ऑफिस की छुट्टी खत्म हो गई है, तो अब मुझे भी ऑफिस जाना होगा। तो ये कहने लगी कि हमारे घर की औरतें काम नहीं करती और ये वो। हाँ तो हमारे घर में ऐसा ही होता है। क्यों रे कमलेश, तूने बताया नहीं था इसको? और ये कहती है इसने तुझसे पहले ही बात कर ली थी। हाँ, मैं आप दोनों को सब सच बताता हूँ। आप दोनों पहले शांत हो जाओ। कमलेश अपनी माँ और बीवी के सामने अपनी बात को रखते हुए बोलता है। मैं कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं जी सकता, और अपनी मम्मी से भी बहुत प्यार करता हूँ, उनके बिना भी नहीं रह सकता। और आप दोनों भी अपनी अपनी बातों पर अड़ी हुई हैं, तो मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने किया। अब आप दोनों ही जानो आगे क्या करना है। इसमें जानना क्या है? अगर इसे घर में रहना है तो जॉब छोड़नी ही होगी। क्या मतलब है आपका कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ? पर क्यों? जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, और रही बात घर संभालने की, तो मैं दोनों काम एक साथ बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? हे भगवान, देखो तो अभी से कितनी जुबान चला रही है। सुन, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ये जॉब नहीं करेगी तो नहीं करेगी। कमलेश, समझा ले अपनी बीवी को। हाँ यार, तुम ही मान जाओ ना। वैसे भी मैं तो कमा ही रहा हूँ, इतना तो काफी है हमारे घर के लिए। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं है और ना ही मेरा फैसला बदलेगा। आत्मनिर्भर बनना सबके लिए बराबर का हक है। और आगे की आप जानो। आपने धोखे से शादी तो कर ली और अब आपने डबल धोखे दिए हैं, मुझे भी और मम्मी जी को भी। इतना सब कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई। उस दिन कमलेश जॉब पर नहीं गया था और वो दोनों ही अपने कमरे में जाकर बैठे होते हैं, जहाँ कामिनी अपने शादी के ख्वाबों को सोचते हुए बोलती है। मैंने कितने सपने देखे थे कि शादी के बाद हम पति पत्नी मिलकर कमाएंगे, मिलकर घर संभालेंगे, लेकिन सब कुछ सत्यानाश हो गया। सारी खुशियाँ, सारे सपने धरे के धरे रह गए। वहीं दूसरी तरफ कमलेश भी अपने शादी से पहले के ख्वाबों को सोचते हुए मन में बोलता है। शादी की खुशी में मैं ये तक भूल गया कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी शादी की खुशी सब बेकार हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोनों ही अपनी टेंशन में बैठे होते हैं। तभी बिमला उनके कमरे में आकर उनको ऐसे एक दूसरे से रूठा बैठा देखकर बोलती है। अरे तुम दोनों कौन सी दुनिया में खो गए? सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं मान गई हूँ, इतनी सी बात के लिए घर में कलेश क्या किया जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर बहू जॉब करेगी तो कमलेश को भी बहू के साथ घर के कामों में उसका हाथ बटाना होगा, तभी वो दोनों जगह सही से काम कर सकेगी। हाँ मम्मी, दूंगा मैं उसका साथ हर काम में और हर समय में। ठीक है, अगर आप दोनों साथ हैं तो मैं घर और जॉब दोनों संभाल लूंगी, लेकिन आप याद रखिएगा, ऐसा धोखा फिर कभी मत दीजिएगा किसी को भी। घर के कलेश को खत्म करने के लिए विमला ने एक समझदारी वाला कदम उठाया और सब कुछ ठीक हो गया। शाम का समय था और मौसम बहुत खराब था। अर्चना और उसके फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी खुद को बचाने के लिए ऑफिस के बाहर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं कि तभी अर्चना की नजर एक कुल्हड़ की चाय वाली स्टॉल पर जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टॉल पर चलने के लिए कहती है। तभी उसकी फ्रेंड काव्या बोलती है। छोड़ना यार, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलेंगे और वहीं चाय पियेंगे। नहीं, मुझे तो अभी कुल्हड़ वाली चाय ही पीनी है। तुझे क्या पता, जो स्वाद इसमें है वो घर की चाय में कहाँ। रहने दे तू, तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तू कुल्हड़ वाली चाय की कितनी दीवानी है। जहाँ देख ले वहीं शुरू हो जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया तुझे इस मिट्टी के बर्तन में मिलता क्या है। मिट्टी की खुशबू, और वैसे भी तूने कभी पी नहीं है तो तुझे कैसे स्वाद पता चलेगा कुल्हड़ का।
अरे इसकी हर बात निराली है, इसमें जो भी खाओ उसका स्वाद एकदम बदल ही जाता है। जी गुरुजी, अब ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, बारिश बंद हो गई है। तुम्हारी कुल्हड़ की चाय का चस्का खत्म हुआ तो हम घर चलें? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मत मान, बाद में कभी मान लियो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अर्चना का कुल्हड़ में चाय पीने का चस्का दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सारे कुल्हड़ खरीद कर अपने घर में ले आती है और उसका जब भी चाय पीने का मन करता तो वो उन्हें कुल्हड़ में डालकर पिया करती। कुछ समय बाद अर्चना के लिए एक अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है और परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज अर्चना अपने कमरे में बैठकर अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय पी रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, बहू, इस घर में बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रही है? नहीं माँ जी, बर्तन तो बहुत है, लेकिन जो मजा इस कुल्हड़ में चाय पीकर आता है वो किसी और बर्तन में कहाँ। सोचा था तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो गवारों वाली बात कर दी, साबित कर दिया कि तू एक नालायक है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो हमेशा से ही कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, इसका स्वाद बड़ा मजे का है। मैं तो कहती हूँ आप भी पी कर देखो, ये मॉडर्न गपशप सारे भूल जाओगी। रहने दे बहू, आज के समय में कौन मिट्टी और कुल्हड़ के बर्तन इस्तेमाल करता है? लोग एक से एक महंगे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। माँ जी, आप नहीं समझोगी। अर्चना को दिन पर दिन कुल्हड़ की चाय का इतना चस्का लग गया कि उसने अब हर चीज को कुल्हड़ में ही डाल कर पीना शुरू कर दिया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या फिर चाय। उसको कुल्हड़ की इतनी आदत हो गई कि उसे हर चीज में वही खुशबू अच्छी लगती थी और इससे उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद कौशल्या अपनी बहू के पास आकर कहती है, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दियो और हाँ, अपनी गवारपंती मत दिखाइयो उनके सामने। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना खाने की तैयारियों में लग जाती है और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कुल्हड़ में चाय लाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को जोर से आवाज देकर बुलाती है और बोलती है, तुम क्या मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो सबके सामने? तुम्हें कुल्हड़ में सब कुछ खाना पीना पसंद है तो जरूरी तो नहीं ना बाकियों को भी आएगा। घर में और बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुम सबके लिए चाय कुल्हड़ में लेकर आई? लेकिन माँ जी देखिए ना, आपको किसी ने कुछ कहा? आपकी इज्जत कहाँ खराब हुई, मुझे बताइए। माँ जी वो क्या है ना, आजकल के लोग बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों के आदी हो गए हैं। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अरे ऐसी चीजें हमारी बॉडी को हार्म करती है। इससे अच्छा तो आप मटके का ठंडा पानी पीकर देखिए, नेचुरल हवा को फील करके देखिए, तब आपको पता चलेगा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तू मेरे सिर दर्द मत कर और आज के बाद कुल्हड़ का नाम भी मत लियो मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तूने बाकी घर वालों का भी कर रखा है। अर्चना के ऊपर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता। उसे हर चीज में मिट्टी की खुशबू ही अच्छी लगती है, जिसके चलते वो किचन के सारे बर्तन मिट्टी के ही ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन कौशल्या किचन में जाती है और देखती है कि किचन में सारे बर्तन मिट्टी के रखे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बर्तन तोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, आज के बाद मिट्टी की कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। जब से आई है तब से जीना हराम कर रखा है। तेरा बस चले तो हमें भी मिट्टी खिला दे। माँ जी आपने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन क्यों तोड़ दिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो लाई थी। आज के जमाने में कौन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है बहू? एक तेरे शौक के चलते क्या सारे घर के बर्तन मिट्टी के कर दें? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपने ही मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं तो आप ही लाओगी। मैं तुझे बता नहीं रही, तुझे ताना मार रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज कौशल्या के पेट में
जोरों से दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी इसलिए कहती हूँ कि रोज सुबह मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से तांबे पर आ गई बहू अब तो। नहीं माँ जी, मैं तो एक नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ। सच में यकीन कीजिए, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे पेट को बहुत फायदे होते हैं। आप एक बार पीकर तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी कहूँगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो तू अपनी कुल्हड़ में चाय पीने की आदत को छोड़ देगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आपको फायदा हो गया ना तो आप मुझे कुल्हड़ के चाय पीने से नहीं रोकेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे कौशल्या ठीक हो जाती है। और कुछ समय बाद उसकी सहेलियां फिर से उसके घर आती है और वही चाय मांगती है जो वो पिछली बार पी कर गई थी। ये सुनकर कौशल्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबके सामने वो चुप रहती है और अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय ही ले आओ। माँ जी आपके लिए भी ले आऊँ क्या? सबके सामने वो मना नहीं कर पाती और सभी के साथ वो भी कुल्हड़ वाली चाय पीती है। सभी लोग उसके घर की चाय की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कौशल्या को बहुत खुशी होती है। और सबके जाने के बाद वो अपनी बहू अर्चना को बुलाकर बोलती है, सच में तुम्हारी चाय में एक अलग ही स्वाद था, जिसकी सबने बहुत तारीफ करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सारे बर्तन मिट्टी के उठा लाओ। माँ जी आप खुद ही सोचिए, जैसे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वैसे बर्तन ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपकी सहेलियों ने आपके घर की तारीफ की, क्यों? क्योंकि उन्हें आपके घर में कुछ अलग दिखा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। माँ जी मिट्टी की बनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकती कि वो मिट्टी से बनी है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश होती है और साथ ही उसमें मिट्टी के गुण भी भरपूर होते हैं। कौशल्या को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर किचन का सारा सामान मिट्टी से बना हुआ ही लेकर आती है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बाकियों के घर से कुछ हटकर भी होता है। रोहन के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, और आखिर करती भी क्यों ना, क्योंकि भाई उमा का तो रोहन एक लौता बेटा था, जिस वजह से उमा अपने बेटे पर जान निसार करती थी और उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखती थी। एक दिन रोहन आकर खुशी से अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो, मेरी सब बात भी मानती हो। क्यों नहीं मानूंगी, तू तो मेरी जान है। अच्छा तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसे मांगने के बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर तो जरूर कुछ स्पेशल चीज होगी। चल बता, ऐसी क्या चीज है जो मेरे बेटे को चाहिए। रोहन उमा को हिमानी के बारे में बताता है। हिमानी और रोहन साथ में काम करते हैं और उनके इस साथ को 4 साल हो गए थे और धीरे धीरे अब उनकी दोस्ती प्यार में भी बदल चुकी थी और इस बात का उन्हें खुद पता नहीं चला था। और अब वो वक्त आ गया था जब उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। उमा रोहन की बात सुनकर बोलती है, अगर मेरे लाडले को वही पसंद है तो अब वही आएगी मेरे घर में। अगर वो नहीं मानी तो मैं अपने लाडले के लिए उसे उठा कर ले आऊंगी। दोनों हंसने लगते हैं और आखिरकार रोहन हिमानी को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है, जिसके बाद हिमानी को देखते ही उमा शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। तभी एक दिन रोहन को टिंडे खाता देखकर उमा बोलती है, क्या बात है बेटा, तू तो टिंडे नहीं खाता, फिर आज कैसे? माँ हिमानी ने बोला है कि टिंडे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने खाने चालू कर दिए। रोहन की बात सुनकर उमा सदमे में चली जाती है और उसे ये आभास होने लगता है कि जैसे उसके बेटे को कोई उससे चुरा रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, उमा को लगता है कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। तभी एक दिन उमा रोहन से बोलती है,
बेटा मुझे मंदिर जाना है, प्लीज मुझे ले चल। माँ मैं ले तो जाता, लेकिन मुझे हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाना है। आप तो जानती है ना, वो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। ये बात सुनकर उमा का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी कुछ मिनट बाद रोहन फिर से उमा के पास आता है और बोलता है, चलो माँ मंदिर चलते हैं। देखा, मेरा बेटा तो मेरा है। मैं भी ना खामखा शक कर रही थी। पर बेटा तुझे तो बाहर जाना था, अब तू अचानक कैसे मान गया? अरे माँ, हिमानी ने बोला कि पहले माँ को मंदिर ले जाओ, लहंगा लेने हम शाम को चले जाएंगे, बस इसीलिए। हे भगवान, इसका मतलब ये मुझे मंदिर उस जादूगरनी के हुक्म से लेकर जा रहा था। रहने दे बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर उमा अकेले ही मंदिर निकल जाती है और रोहन शाम को हिमानी को शादी का लहंगा दिलवाने जाता है। जिसके अगले दिन उमा रोहन से बोलती है, अच्छा बेटा एक बात बता, अगर मैं और हिमानी एक नाव में बैठे हैं और नाव डूब रही हो तो तू किसे बचाएगा पहले? माँ ये कैसा सवाल कर रही हो आप? चुपचाप जो पूछा है वो बता। माँ मैं दोनों को बचाऊंगा। और अगर तू किसी एक को ही बचा सका तो? फिर मैं नाव को बचाऊंगा, क्योंकि आप दोनों बैठे तो नाव में ही हो ना। नाव बची तो दोनों बचे। परवर कुछ नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। दिन बीतते हैं, जिसके कुछ दिन बाद में बड़ी धूमधाम से हिमानी और रोहन की शादी हो जाती है। उमा ने कभी हिमानी से ढंग से बात तक नहीं की थी, लेकिन उमा के मन में ये विचार आ गया था कि हिमानी रोहन को उससे चुराना चाहती है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रोहन उमा से बोलता है, माँ मैं हिमानी को शिमला घुमाने लेकर जा रहा हूँ। मुझे तो आज तक पड़ोस तक घुमा के नहीं लाया और ये शिमला लेकर जा रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बताने वाली? क्या माँ, आप भी कितना मजाक करती हो। रोहन अपने कमरे में चला जाता है और जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा को सपने में हिमानी दिखाई देती है, जो रोहन से पैर दबवा रही होती है और बोलती है, तेरा बेटा अब मेरा है, मैं इस पर राज करूंगी, बचा सकती है तो बचा ले। सपने में ये देखकर उमा की आंख खुल जाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाती है, साथ ही साथ दर्द में करहाने लगती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ हिमानी आती है और उमा को ऐसे हाल में देखकर बोलती है, अरे माँ जी क्या हो गया आपको? आपको तो बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, रहने दे। तुमको कल शिमला जाना है ना, तो जाओ जाकर सो जाओ। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप बीमार हैं और मैं घूमने की सोचूं, कभी भी नहीं। हिमानी उमा को डॉक्टर के पास लेके जाती है और घर आकर पूरी रात उमा की सेवा करती है। इसी के साथ उमा के सरहाने ही सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, उमा को कुछ अच्छा महसूस होता है और वो हिमानी को जगा के बोलती है, बेटा उठ, सुबह हो गई, अब मैं ठीक हूँ, तू जाकर सो जा। सारी रात अपनी सास उमा की सेवा करके उमा के जगाने पर हिमानी उठने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाती है। और आखिर सोए भी क्यों ना, पूरी रात उमा की सेवा करके वो बहुत ज्यादा थक गई थी। सोने से पहले हिमानी अपने पति रोहन को जगा देती है और रात को उमा के साथ जो कुछ हुआ वो सब बताकर सो जाती है। जिसके कुछ देर बाद में रोहन घबराकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे बोलता है, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रात को आपकी इतनी तबीयत खराब थी, ना मुझे जगाया। बेटा तू थक कर आया था और तुझे आज शिमला के लिए निकलना है, इसीलिए मैंने तुझे परेशान नहीं किया। माँ मेरे लिए तुम पहले हो, ना ही मेरा काम, ना शिमला और ना हिमानी। हाँ मेरे लाल। उमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने आंसू पोंछ लेती है। जिसके बाद वो रोहन से बोलती है, अच्छा ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हिमानी को जगा, तुझे निकलना नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई शिमला नहीं जा रहा। आपकी बहू मुझे जगाकर खुद ये बोलकर सोई है कि जब तक माँ की तबीयत ठीक ना हो हम शिमला नहीं जाएंगे। उमा जैसे ही ये बात सुनती है वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि अब वो ये जान गई थी कि हिमानी उसका बेटा नहीं छीनना चाहती और उसका बेटा सिर्फ उसका है। दिन बीतते हैं और अब उमा बिल्कुल सही हो जाती है। जिसके बाद वो हिमानी और रोहन से बोलती है,
देखो बच्चों, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम दोनों शिमला जाकर घूम आओ। शिमला तो हम जाएंगे, लेकिन आपके साथ। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको अकेले छोड़कर कैसे चले जाएं? मेरे साथ? हाँ माँ, आपको तो मैं आज तक पड़ोस भी नहीं घुमा कर लाया और अब अपनी बीवी को शिमला ले गया तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपका बेटा अब उसका है, और मैं ये नहीं चाहता। उमा को ये कहने के बाद रोहन मुस्कुराता हुआ धीरे से उमा के करीब जाता है। इसी के साथ उसके करीब जाकर उमा के कान में रोहन धीरे से बोलता है, माँ, अगर नाव में आप दोनों डूब रहे होंगे ना तो सबसे पहले आपको ही बचाऊंगा। ये सुनकर उमा हंस पड़ती है और उसके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं और अब वो ये बात समझ गई थी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। निम्मी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मानो उसका भाई ही उसकी दुनिया था। वो अपने भाई की हर बात मानती और उसकी खूब सेवा भी करती। एक दिन निम्मी अपने भाई से बोलती है, भाई, अब तो मेरा कॉलेज भी क्लियर हो गया है। अब तो तुमको मेरी फिक्र छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल, तू कैसी बात करती है? अब इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? अब तो तेरी शादी की उम्र है। नहीं भैया, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी शादी ना हो जाए। समय बीतता जाता है और फाइनली अशोक निम्मी की जिद के आगे घुटने टेक देता है और भारती नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। भारती स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी, जो सारा दिन बस आराम किया करती और बेचारी निम्मी घर के सारे काम अकेले संभालती। जैसे ही अशोक शाम को वापस आने वाला होता, भारती काम करने का नाटक करने लगती। एक दिन अशोक के काम पर जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, हाय, मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, काश कोई दबा देता। भाभी, मैं दबा देती हूँ ना। भारती निम्मी से पैर दबाने लगती है और शाम को जब अशोक घर आता है तो अशोक को देखकर भारती मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निम्मी जाकर अपने भाई को बता दे कि मैंने आज इससे पैर दबवाए थे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक जी तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अपनी इस गलती के चलते भारती खुद ही अशोक के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, इससे पहले आपकी बहन आकर मेरी चुगली करे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने आपकी बहन से पैर दबवा लिए। अरे तो क्या हो गया, हम सब तो एक परिवार हैं। अगर तुम्हारे पैर दर्द करें तो तुम मुझसे दबवा सकती हो। अशोक की इस बात को सुनकर भारती के पर निकल आते हैं और अब वो आए दिन निम्मी से अपनी सेवा करवाया करती। निम्मी कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निम्मी की उम्र शादी की हो जाती है। वहीं भारती सोचती है, हाय, अगर निम्मी की शादी हो गई तो ये घर कौन संभालेगा? सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अपनी काम चोरी के चलते भारती निम्मी के लिए आने वाले सभी रिश्तों में कमी निकालकर अशोक और निम्मी से इनकार करवा देती। ऐसे ही एक दिन निम्मी को देखने गौतम नाम के लड़के का रिश्ता आता है कि तभी मौका पाकर भारती उसके पास जाती है और गौतम से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलाए गौतम जी, वैसे तो हमारी निम्मी लाखों में एक है, मगर उसकी कुछ बुरी आदतें भी है, जैसे ड्रिंक करना और सुट्टा तो मानो उसकी रग रग में बसा है। उम्मीद है आपसे शादी करके वो ये सब छोड़ देगी। गौतम भारती की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है, आखिर मुझे इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा। ये लोग चाहते तो ये सब छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ सच बताया। तभी निम्मी वहाँ पर चाय लेकर आती है और गौतम को वो पहली ही नजर में भा जाती है, जिसके बाद बिना देरी के गौतम के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, अच्छा बच्चा, ये बता कि तुझे गौतम कैसा लगा? भाभी, वो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है और मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुझे पता है वो गुटखा खाता है। तूने देखा था उसके होठ कितने लाल थे। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी ननद को ऐसा घटिया पति मिले। भाभी, आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती हैं। आप फिक्र मत करो, मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। भारती ये समझ जाती है
कि अब निम्मी और गौतम का रिश्ता तोड़वाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके बाद अक्सर निम्मी और गौतम कॉल पर बात किया करते। निम्मी को ये पता चल जाता है कि गौतम के होठ प्राकृतिक रूप से लाल हैं और वो गुटखा नहीं खाता, और गौतम ये जान जाता है कि निम्मी में कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ सोचता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारती भाभी ये चाहती नहीं कि हमारी शादी हो। इससे पहले वो इस शादी में और दिक्कत डाले, मुझे निम्मी को जाकर ये सब बताना होगा। गौतम निम्मी के घर आता है, जहाँ भारती दरवाजा खोलती है और गौतम को सामने देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे गौतम जी, आप यहाँ? अरे शादी अगले महीने है, इतना भी सब्र नहीं हुआ? जी मैं निम्मी से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। चल भारती, तेरा फेंका हुआ दाव तब नहीं चला तो अब चल जाएगा। लगता है रिश्ता तोड़ने आया है। आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भारती ये कहकर नाश्ता लेने चली जाती है, जिसके बाद गौतम निम्मी के पास जाकर उसे बोलता है, निम्मी, आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। ओहो, आई लव यू जान, ये तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे। निम्मी मजाक मत करो और मेरी बात सुनो। ये सुनकर तुमको बुरा लगेगा, पर ये सब सच है। निम्मी, तुम्हारी भाभी तुमको जरा भी प्यार नहीं करती और तुमको नौकर बनाकर सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शराब पीती हो। गौतम की बात सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम के गाल पर तमाचा मारते हुए बोलती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी भाभी मेरी माँ समान है और भाई बाप। मैंने भाई से शादी को इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए थी, और अगर वो मुझसे थोड़े बहुत काम करवा भी लेती हैं तो क्या बुरा है, ये उनका हक है। आज के बाद दोबारा मेरी भाभी के लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ये सब बातें भारती सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो बोलती है, कितनी अभागी औरत हूँ मैं। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ननद मिली और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। हाँ निम्मी, गौतम जो कह रहा है वो सच है, मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर निम्मी रोते हुए बाहर चली जाती है और गौतम भी अपने घर आता है। लेकिन भारती को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसी चिंता के चलते उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी के साथ वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसे ऐसे देखकर अशोक बोलता है, क्या हो गया है तुमको? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मी वहाँ आती है और उसे देखकर भारती बोलती है, निम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ बस। वक्त गुजरता है और भारती अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो खुद निम्मी को लेकर गौतम के घर जाती है और गौतम से बोलती है, गौतम जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा लड़का मेरी निम्मी को और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी, मुझे निम्मी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर भारती निम्मी और गौतम की शादी करवा देती है और भारती निम्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी के साथ साथ भारती एक भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाती है। माया दो सहेलियाँ थी, वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थी। रीना माया के घर गई उससे मिलने। वहाँ पर रीना को बहुत ही तेज भूख लगी तो उसने माया को कहा, यार माया, अचानक मुझे बहुत भूख लग गई, तो तुम कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अरे यार, पर तुम कहाँ चली? तुम बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आई। माया रसोई से प्लेट में मैगी बनाकर लाते हुए कहती है, लो रीना, खा लो। अरे ये क्या बना लाई तुम इतनी जल्दी? मैगी, बस 2 मिनट में हो जाए रेडी। अच्छा, तो तुम मैगी बनाने गई थी? हाँ लो, तुम खाओ, देखो कैसी बनी है। अरे वाह, क्या मैगी बनी है, एकदम यम्मी और टेस्टी। तुम भी खाओ। हाँ हाँ, मैं खा लूंगी, पहले तुम खाओ। तुम्हें अच्छी तो लगी ना? सच में यार, बहुत टेस्टी बनी है। मेरा तो मन कर रहा है तेरी वाली भी खा जाऊं। तो खा लो ना, मना किसने किया है?
अरे नहीं यार, पहले ही बहुत कहा चुकी, अब फिर मुझे भी तो घर जाना है। जैसे तेरी मर्जी, आती रहना। इसी तरह ये दोनों सहेलियां बार बार किसी न किसी बहाने से मैगी खाती रहती थी, जिस कारण इनको मैगी खाने का चस्का लग गया। अचानक रीना छुट्टी पर चली गई, वो भी कई दिनों के लिए। तब माया उसके घर गई और वहाँ उसने रीना को बीमार हालत में देखा तो उसे बोली, हेलो रीना, कैसी हो तुम? देख लो खुद ही कैसी हूँ मैं। पर कुछ दिन पहले तो तुम ठीक थी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा, तब मैंने अस्पताल में चेक करवाया तो पता लगा कि मेरे पेट के अंदर मैदा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया। ओह, लेकिन ये इतना मैदा कहाँ से आया? अरे और कहाँ से आएगा, ये जो रोज रोज मैगी खाते हैं ना, उसी का नतीजा है। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना, या अभी भी इलाज चल रहा है? हाँ, काफी लंबा इलाज चला, अब भी चल रहा है, पर अब मैं पहले से ठीक हूँ। मैं भी तुझे कभी कभी मैगी खिला दिया करती थी, तो मुझे तेरी भी चिंता हो गई। नहीं यार, मैं रोज रोज मैगी नहीं खाती, वो तो कभी कभार तुम्हारे साथ खा ली तो बस, और वो तो कब के पच भी गई होगी, और मैंने तुम्हें मना भी किया था। हाँ यार, काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती, तो आज मेरी ये हालत न होती। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आई थी, लेकिन तुम तो चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी शादी तय हो गई है, तुम जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर मेरी शादी में आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, तुम चिंता मत करना। ठीक है, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर कुछ दिन बाद माया की शादी राज नाम के लड़के से हो गई। रीना भी ठीक ठाक हो गई थी। अब उसने डर के कारण मैगी खाना छोड़ ही दी थी, लेकिन माया को अभी भी मैगी का चस्का था, पर खाने का नहीं बल्कि मैगी बनाने का चस्का। एक दिन उसकी सास सुधा उसे कुछ बनाने के लिए बोलती है, अरे बहू, बड़ी जोरों से भूख लगी है, जल्दी कुछ बना दे। ठीक है माँ जी, लेकिन क्या बनाऊँ इतनी जल्दी? देखो, रसोई में जाकर जो कुछ भी जल्दी से बन सकता है वो ही बना के ले आ। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। रसोई में मैगी देखकर माया कहती है, अरे वाह मैगी, यही बना देती हूँ 2 मिनट में। माया सबके लिए मैगी बनाकर बाहर ले आती है और सुधा और राज को खाने को देती है। मैगी खाने के बाद सुधा बोलती है, अरे बहू, तुमने तो बड़ी जल्दी और टेस्टी मैगी बना ली, हमसे तो कभी ऐसी नहीं बनती। ऐसा क्या डाला है तुमने इसमें? अरे माँ जी, कुछ खास नहीं, मैंने इसमें अलग से मैगी मसाला डाला था और हरी सब्जियाँ भी। अरे हाँ, सच में बहुत अच्छा बनाया तुमने। शुक्रिया माँ जी, मुझे मैगी सबको बनाकर खिलाने में और खुद खाने में बड़ा मजा आता है। इस तरह से माया ने अपने घर में भी सबको मैगी बनाकर खिलाई और साथ में ये भी बताया कि वो और उसकी सहेली रीना किस तरह मैगी के दीवाने थे और कैसे बीमारी के बाद से रीना मैगी के नाम से भी डरने लगी। ये सुनकर राज बोलता है, हमें उसके मन से ये मैगी का डर निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? तुम उसको किसी बहाने से घर पर बुलाओ। अरे बहाना कैसा? क्यों ना जन्मदिन पर ही बुला लिया जाए उन्हें हमारे यहाँ। मेरा जन्मदिन? हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, लेकिन तुम्हें याद था। और क्या, कैसे भूल सकती हूँ मैं इस खास दिन को। इस तरह माया और राज ने रीना को अपने घर पर इनवाइट करने का प्लान बनाया, जिसके बाद माया रीना के घर जाकर बोलती है, हेलो रीना, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, काफी दिन जो हो गए हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम आसानी से इधर उधर जा सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों, कहाँ ले चल रही हो तुम मुझे? अपने घर पर। और कहाँ? अच्छा, पर क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ यार, बहुत खास है, और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए तुम्हें भी आना होगा। हाँ हाँ जरूर, पर कौन सा खास मौका है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कल राज का जन्मदिन है और तुम भी आ रही हो। अरे हाँ बाबा, हाँ आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इस तरह से माया ने रीना को अपने घर आने के लिए मना लिया और रीना मान भी गई। अगले दिन माया ने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली और रीना भी आकर उनके घर पर सबसे मिली। अभी तक किसी मेहमान को ना देखकर रीना बोलती है, अरे यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? कोई आया भी है कि नहीं? ये रहे हम, तुम्हारे अलावा हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये एक छोटी सी पार्टी है जिसमें हम सिर्फ 3 ही हैं। ओह, तो ये बात थी क्या? चलो अच्छी बात है, चलो करते हैं पार्टी। तीनों मिलकर राज का केक कट करवाते हैं
और खूब डांस करती है, जिसके बाद माया बोलती है, चलो बहुत हो गई पार्टी शार्टी, अब खाना खा लिया जाए। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी बहुत भूख लग गई अब तो मुझे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप दोनों। तो अब खाना दो। खाने के साथ मैंने मैगी भी बनाई है, आप दोनों खाएंगे? हाँ मैगी, मैं तो जरूर खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है मैगी। लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी मैगी शैगी। पर क्यों यार, तुझे तो मैगी बड़ी पसंद थी। यार तुझे तो सब पता है ना, फिर भी मुझे मैगी खिला रही है। अभी तो ठीक हुई हूँ, फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहती। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैगी की वजह से नहीं हुआ। क्या मतलब मैगी से नहीं हुआ तो फिर किससे हुआ? मतलब ये तुम्हारे मैगी खाने के तरीके से हुआ। जब दिल किया बस मैगी खा ली, कच्ची हो या पक्की, बस खाने से मतलब है। बात तो सही कह रही हो तुम माया, वरना अगर मैगी से कुछ होता तो हम सब भी तो बीमार होते ना, क्योंकि हम तो अक्सर ही मैगी खाते रहते हैं। वो कौन सी बातें? देखो रीना, तुम मैगी अब भी खा लेना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना। पर मुझे तो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि मैं तो रोज ही खाने लगी थी और कच्ची भी खा जाती थी, तभी तो मैं इतनी बीमार पड़ गई। आगे से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। सबसे पहले तुम मैगी को अच्छे से पका लेना, कभी कच्ची मत खाना, और दोबारा जब भी मैगी खाना तो 10-15 दिन के बाद खाना। रोज रोज मैगी खाना अच्छा नहीं है। इस तरह से माया और राज रीना के मन में जो मैगी का डर था उसे भी बाहर निकाल देते हैं और उसे मैगी खाने का सही तरीका और समय के अंतराल का भी बताते हैं। और अब रीना फिर से मैगी खाने लगी थी। ऐसे ही एक बार सुधा की सहेली विभा उनके घर पर आई थी। उसने माया के हाथ से बनी मैगी खाकर उसे सुझाव दिया। माया, तुम इतना अच्छा मैगी बनाने का गुण रखती हो, तो व्यापार क्यों नहीं कर लेती मैगी से जुड़ा हुआ? मुझे कोई व्यापार नहीं करना, मुझे बस अपने हाथों से बनी मैगी को सबको खिलाने में खुशी मिलती है। अच्छा ही तो है, इसमें तुम्हारा मन खुश होता है और सबको मैगी खाने को भी मिल जाएगी। माया, मुझे तो तेरे हाथ की बनी हुई मैगी बहुत अच्छी लगी, मैंने तो तेरा नाम ही रख दिया। अच्छा आंटी जी, पर आपने नाम क्या रख दिया मेरा? मैगी वाली बहू, क्योंकि तुम व्यापारी नहीं हो ना बहू। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम मिल गया तुम्हें। इस तरह माया की मैगी के हुनर ने सबका दिल जीत लिया और मैगी की आदत ना लगने के बाद से उसकी समझदारी का भी पता चला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।